नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मचारियों की बस यात्रा को लेकर उद्योग मंत्री के दिए गए बयान पर सीपीएस राम कुमार चौधरी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। सीपीएस राम कुमार चौधरी ने उद्योग मंत्री के उस बयान को आधार बनाकर उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया, जिसमें पिछले कल हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों, जेल और सचिवालय सुरक्षा कर्मचारियों की मुफ्त बस सेवा बंद कर दी है। आज सीपीएस राम कुमार चौधरी ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर उन्होंने अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ बगावत का मोर्चा खोल दिया। सीपीएस ने कहा कि उद्योग मंत्री को अपने शब्दों को करेक्ट कर लेना चाहिए, शब्दों में सुधार कर लेना चाहिए। यहाँ पर सीपीएस का कहना था कि हिमाचल के पुलिसकर्मियों को फ्री बस सेवा नहीं दी जा रही है। कर्मचारियों से हर महीने 130 रुपए की कटौती की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर सरकार की माने तो 130 नहीं बल्कि पुलिस कांस्टेबल से 110 रुपए की कटौती हो रही थी। लेकिन सीपीएस ने कहा कि 130 रुपए की कटौती हो रही है और पुलिस कर्मचारी अपने वेतन से 23 लाख रुपया सालाना एचआरटीसी को दे रहे हैं, इसलिए उद्योग मंत्री को इससे फ्री बस सेवा नहीं कहना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत है। जाहिर है कि सीपीएस का दर्द कुछ और है, जो उद्योग मंत्री के बयान को कटाक्ष में साफ झलक रहा है। दरअसल उद्योगों को लेकर उद्योग मंत्री तथा सीपीएस के बीच लंबे समय से अंदर खाते युद्ध चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इंडस्ट्री का प्रभाव है, उद्योगपतियों के कौन कितना करीब है, इसे लेकर लंबे समय से प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है। सीपीएस जो कि खुद ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो कि इंडस्ट्री का गढ़ है, जबकि हर्षवर्धन चौहान खुद उद्योग मंत्री हैं। अब ये एक कहा जाए तो एक स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है, प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है। लेकिन ये लड़ाई अब सीपीएस के इस वीडियो में दिए गए बयान के बाद, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया है, इसके बाद अब जग जाहिर हो गई है। जाहिर तौर पर 2-3 दिन पहले सीपीएस के टिप्पर को, जो कि आरोप लगाया गया कि इलीगल माइनिंग में ये टिप्पर इन्वॉल्व थे, उनका चालान भी किया गया। माना जा रहा है कि ये कड़ी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की उससे भी जुड़ रही है। आज सीपीएस ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने ही मंत्री के खिलाफ जिस प्रकार उन्होंने बगावत का मोर्चा खोला, ये साफ जाहिर करता है कि यहाँ पर पुलिस की बजाय बातें कुछ और भी हैं जो कि दबी हैं या अब धीरे धीरे बाहर आ सकती हैं। बहरहाल यहाँ पर पुलिस यात्रा को जरूर आधार बनाया गया। अलबत्ता हिमाचल पुलिस की बस यात्रा पेड करने पर आज पुलिस कर्मचारियों ने कैबिनेट के इस फैसले का पूरे प्रदेश में विरोध किया। पुलिस कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर इसके लिए बाकायदा एक ड्राइव भी चलाई और उनका कहना है कि किन विकट परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश के पुलिस कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो आपदा हो या तमाम तरह की परिस्थितियां हो, हमेशा पुलिस का जवान, पुलिस का कर्मचारी विकट परिस्थितियों में तैयार रहता है और अचानक किसी भी ऑन कॉल पर उसे बस सेवा का लाभ लेना पड़ता है। ऐसे में अगर जेब के पैसे खर्च करके सरकारी ड्यूटी पर पुलिस कर्मचारी जाएंगे, उन्हें बेहद दिक्कत होगी। इन तमाम पुलिस कर्मचारियों का कहना है प्रति माह 110 रुपए की कटौती हो रही थी और अगर सरकार इसे बढ़ाना चाहती है तो इसमें भी कोई एतराज नहीं, बढ़ा दिया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की बस यात्रा की सुविधा को यथावत रखा जाए। उधर एचआरटीसी प्रबंधन की माने तो पुलिस विभाग सालाना 2 करोड़ रुपए एचआरटीसी को दे रहा था, जबकि पुलिस कर्मचारियों की यात्रा से 30 करोड़ का नुकसान एचआरटीसी प्रबंधन को हो रहा था। इस कारण कैबिनेट ने यह फैसला लिया है और कैबिनेट के इस फैसले के बाद हालांकि कर्मचारी नाराज है, लेकिन इस पर आज सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने पुलिस कर्मचारियों की कोई फ्री बस सेवा बंद नहीं की है। हमने ये कहा है कि जो ऑफिशियल ड्यूटी पर जाएगा उसे रिवर्समेंट दी जाएगी, यानी कि जो वाकई ही अपनी ड्यूटी कर रहा होगा, पुलिस का जवान, पुलिस का कर्मचारी, सचिवालय का सुरक्षा कर्मचारी या जेल का स्टाफ
कर्मचारी, उसे रिवर्स कर दिया जाएगा, पैसा वापस दिया जाएगा, तो फिर सेवा को बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस पर सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि यहां पर पुलिस कर्मचारियों को राहत दी गई है, लेकिन उधर पुलिस कर्मचारी कह रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए, पहले की तरह वेतन सैलरी में उनकी कटौती की जाए, क्योंकि 110 रुपए की कटौती का सीधा सीधा मतलब बनता है ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 3 रुपए उनके कटते थे, और इसकी एवज में उन्हें बस की यात्रा का यहां पर उन्हें सुविधा दी जा रही थी। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार ने जिस प्रकार से कहा है कि इनको रिवर्स किया जाएगा पैसा, सिर्फ यही रिलीफ मिलती है या फिर सरकार इन्हें कोई रिलैक्स करती है, क्योंकि लगातार पुलिस कर्मचारी अपनी बात को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। उधर मुफ्त पानी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मुफ्त पानी को लेकर जिस प्रकार से पिछले कल कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ था, इस पर भी आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, मसलन जिस प्रकार से बड़े बड़े होटल ग्रामीण क्षेत्रों में बन गए हैं, मॉल हैं, बड़े बड़े ढाबे हैं, दुकानें हैं, उनकी कंजम्पशन के आधार पर उन्हें पानी का बिल आएगा, जितना पानी का प्रयोग करेंगे उतना बिल आएगा। लेकिन तमाम घरेलू कनेक्शन पर ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी डोमेस्टिक पेयजल के कनेक्शन होंगे उनका 100 रुपया फिक्स प्रति माह उनका किराया होगा। उन्होंने कहा कि फ्लैट ये किराया 100 रुपया किया गया है, इससे ज़्यादा किसी भी घरेलू कनेक्शन पर बिल नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने कहा जिस प्रकार से शिमला के ग्रामीण क्षेत्र में वाइट फ्लावर होटल चल रहा है, ताज होटल चल रहा है, या हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब 70% होम स्टे और होटल बन चुके हैं, उनको सरकार मुफ्त का पानी क्यों दे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा जो टैक्स पेयर है, अधिकारी है, एमएलए है, मंत्री है, विधायक है, रसूखदार व्यक्ति है, उसे मुफ्त पानी क्यों दे। इसके चलते हमने ये फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन पर 100 रुपये प्रति माह पानी का बिल आएगा, ये फिक्स कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों को हम मुफ्त पानी देंगे जिसमें एकल नारी है, बिड्डो है, दिव्यांग है, या 50,000 रुपये से कम आमदन वाले जितने भी लोग हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें पानी का बिल नहीं आएगा, उन्हें मुफ्त पानी दिया जाएगा, उनका 0 बिल आएगा। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा 3 बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट पर राज्य सरकार 15 सितंबर पर अलर्ट है। हम आज कल या परसों के लिए अलर्ट नहीं है। हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने अधिकारियों को, तमाम विधायकों को, मंत्रियों को इस बरसाती कहर से निपटने के लिए सरकार को, प्रशासन को 15 सितंबर तक अलर्ट पर रखा है। उन्होंने आज एक बड़ी बात कही कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का एक असर दिख रहा है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए केंद्र सरकार से मिलकर राज्य अध्ययन करेगी कि आखिर एक ही स्थान पर किस प्रकार से बादल फटकर बड़ा नुकसान हो रहा है, ताकि कम से कम लोगों की जान को बचाया जा सके, उनके घरों, उनके तमाम तरह की संपत्तियों को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा पीड़ितों के लिए घर बनाने के लिए सरकार पैसा देगी, और इसके साथ साथ समेज के छात्रों को दूसरे स्कूलों में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी देगी। उन प्रभावित परिवारों को किराया दिया जाएगा, बर्तन दिए जाएंगे, 3 महीने तक की तमाम व्यवस्थाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 विद्युत परियोजनाओं को वापस भी लिया जाएगा। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानी, केंद्र सरकार नहीं मानी, तो 3 बड़ी विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश टेक ओवर कर लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा सुन्नी, लूरी तथा धौलासिद्ध परियोजनाओं में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल के हितों को बेच दिया, हिमाचल के साथ धोखा किया। इसके चलते उन्होंने केंद्र को 2-2 कह दिया कि तीनों परियोजनाओं से पहले 12 साल में 12% की रॉयल्टी ली जाएगी, 12 से 20 साल के बीच 18% रॉयल्टी ली जाएगी, और 20 से 40 सालों के बीच 30% रॉयल्टी केंद्र को हिमाचल प्रदेश को देनी होगी। एसजेवीएनएल इन परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है, इस रॉयल्टी की केंद्र से मांग की है, और कहा 40 साल के बाद इन परियोजनाओं को केंद्र से वापस हिमाचल प्रदेश की सरकार लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन परियोजनाओं को लेकर अगर सरकार ने, केंद्र ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार इन परियोजनाओं को टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि पानी हिमाचल का, हित हिमाचल के, इन्हें बेचने नहीं दिया जाएगा। उधर समेज के बाढ़ में बहे 2 स्कूलों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बाढ़ में बहे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समेज को राधा स्वामी सत्संग भवन में चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। प्राइमरी स्कूल को महिला मंडल में फिलहाल चलाने का प्रस्ताव दिया गया है, और इसके निर्देश
सचिवालय को दिए गए हैं कि आप दोनों संभावनाओं को तलाशें। जब तक नए स्कूल का निर्माण नहीं हो जाता, नया स्कूल बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राधा स्वामी सत्संग भवन तथा प्राइमरी स्कूल को महिला मंडल में चलाया जाए। आज हिमाचल प्रदेश के क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों के लिए अधिकारियों की एसीआर लिखने पर सबसे बड़ा फैसला हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों की एसीआर में गुड, वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग, ये 3 तरह की उन्हें एसीआर में उन्हें 3 तरह की ये उपलब्धियां दी जाती हैं कि किसी की एसीआर गुड है, किसी की वेरी गुड है, किसी की आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इस व्यवस्था को सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया है और अब ये तय किया गया कि अब तमाम क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों को एसीआर के लिए अंक दिए जाएंगे, उन्हें नंबर दिए जाएंगे। यही नहीं, इन अंकों में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मसलन अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपने कनिष्ठ अधिकारी को, जूनियर अधिकारी को कोई असाइनमेंट दी है, काम करने के आदेश दिए हैं, अगर वह काम को सही ढंग से नहीं करता है, आनाकानी करता है या आदेश को नहीं मानता है, तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी एसीआर में। और नेगेटिव मार्किंग के जहां आपको पॉजिटिव 2 अंक मिलने थे, वहां नेगेटिव मार्किंग के 4 अंक मिलेंगे। यानी कि फिर निकट भविष्य में उसकी इंक्रीमेंट रुक जाएगी, पदोन्नति रुक जाएगी। एक बड़ी व्यवस्था परिवर्तन सुक्खू सरकार ने यहां पर एसीआर को लेकर किया है। हालांकि अगर कोई अधिकारी बदले की भावना से, रिवेंजफुल एटीट्यूड से कोई नेगेटिव मार्किंग करता है, तो ऐसे मामलों में नेगेटिव मार्किंग पर रिप्रेजेंट करने का अधिकार भी दिया जाएगा। और इसमें जो नए बदलाव किए गए उसके अनुसार पहले मल्टीपल अथॉरिटी होती थी। मसलन अगर किसी एसडीओ की एसीआर लिखनी है तो पहले उसकी एसीआर को एक्शन, एसडीओ की एसीआर को एक्शन लिखेगा, फिर अथॉरिटी एससी होगी, फिर चीफ इंजीनियर, फिर ईएनसी, फिर सेक्रेटरी, फिर मिनिस्टर। यानी कि मल्टीपल एक लंबी चौड़ी फौज वहां पर होती थी। लेकिन अब सरकार ने 3 स्तर की अथॉरिटी बना दी है, जिसमें रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी, रिव्यूइंग अथॉरिटी होगी और एक्सपेक्टिंग अथॉरिटी होगी। यानी कि अगर उसी एसडीओ की अगर एसीआर लिखनी होगी तो एसीआर एक्शन लिखेंगे और उसके लिए अगली अथॉरिटी उसके एससी होंगे, फिर चीफ इंजीनियर होंगे, चीफ इंजीनियर के बाद ये मामला रुक जाएगा। यानी कि इसकी पूरी तरह से एसीआर लिखने की व्यवस्था को बदल दिया गया है। इस आधार पर हिमाचल प्रदेश के सभी क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों की एसीआर लिखी जाएगी। 31 दिसंबर से पहले एसीआर के लिए डेडलाइन निर्धारित कर दी गई है। फिलहाल अगले वित्तीय वर्ष से एसीआर का नया फार्मूला, नए रूल लागू होंगे। क्लास 1 और क्लास 2 के लिए ये नियम लागू होगा, लेकिन इसके बाद दूसरे ग्रुप के यानी कि दूसरे श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी एसीआर लिखने की यही व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में लागू की जाएगी। अनुबंध को रेगुलर स्केल देने का एक बड़ा जिस प्रकार से मामला आया और उस मामले को लेकर जिस प्रकार से लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन लिया गया, इस पर एक बड़ा लॉ डिपार्टमेंट का ओपिनियन आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से जयदेव गुप्ता के मामले में शिक्षा विभाग ने लॉ ओपिनियन मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने जयदेव गुप्ता के केस में एरियर को 3 साल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। केस फाइलिंग डेट से 3 साल के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। इसका आदेश पारित किया गया था। इस आधार पर शिक्षा विभाग ने लॉ डिपार्टमेंट से यह पूछा था क्या दूसरे कर्मचारियों के लिए भी एरियर का यही फार्मूला लागू होगा जो सुप्रीम कोर्ट से जयदेव के केस में आया था। इस पर लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि एक केस को आधार बनाकर तमाम कर्मचारियों पर वे व्यवस्था लागू करना कानूनी रूप से न्याय संगत नहीं है, लिहाजा दूसरे कर्मचारियों पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाना गलत है। यानी कि अब दूसरे मामलों में जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिन्हें अनुबंध कार्यकाल से जिनका रेगुलर स्केल दिया गया, तमाम उन्हें वित्तीय लाभ दिए गए हैं, उनके एरियर को लेकर जयदेव केस का फार्मूला लागू नहीं होगा। इसके लिए सचिवालय ने निदेशालय को पत्र लिखकर लॉ ओपिनियन को साथ में अटैच कर कहा है कि आप आगे से एरियर इस प्रकार दें। हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय अवार्ड से पहले शिक्षकों का स्पॉट वैल्यूएशन होगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। 10 अगस्त से 20 अगस्त तक स्कूलों में जाकर स्पॉट वैल्यूएशन किया जाएगा। स्पॉट वैल्यूएशन के 25 अंक अवार्ड के लिए मिलेंगे। अंत में शिक्षा सचिव भी इंटरव्यू लेंगे जिसके 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। जिला उपनिदेशक की अध्यक्षता में टीम अवार्ड के लिए चयनित शिक्षकों को स्कूलों में जाएगी, वहां क्लासरूम में जाकर छात्रों से सवाल जवाब करेगी। इस दौरान टीचर्स का पढ़ाया गया छात्रों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका भी लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। स्पॉट वैल्यूएशन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।
टीजीटी के 10% अभी भी नए टीचर्स ने ज्वाइनिंग नहीं दी है। इसे लेकर अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसमें प्रेगनेंसी हो, सर्जरी हो या अन्य गंभीर मसले हो, कोई बड़े कारण हो। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने छूट देने का फैसला लिया है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर टीजीटी अपॉइंट किए गए थे उसमें भी अभी करीब 10% ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एक बार फिर रिमाइंडर भेजकर ज्वाइनिंग रिपोर्ट मांगी है। हिमाचल प्रदेश में 1123 शिक्षकों को बैच वाइज टीजीटी को नियुक्ति दी गई थी। 16 जुलाई को नियुक्ति आदेश जारी किए थे, लेकिन अब भी यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इसे लेकर एक बार फिर रिमाइंडर भेजा गया है। जेबीटी नियुक्ति को लेकर 1 सप्ताह का वक्त लगेगा, ये निदेशालय की तरफ से कहा गया। एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर कोहली साहब का कहना है कि करीब 1 हफ्ता लग जाएगा। स्टेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया को दूसरी बार विभाग यहाँ पर अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। 1161 जेबीटी के बैच वाइज आधार पर हिमाचल प्रदेश में पद भरे जाएंगे। लंबे समय से शिक्षक अपनी नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं। शिक्षा विभाग की माने तो छात्र संख्याओं के आधार पर दूसरी बार स्टेशन दिए जा रहे हैं। जल्द इसका प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 566 सरकारी स्कूलों को बंद कर शिक्षा विभाग ने इसका प्रपोजल सरकार को भेज दिया, जिसमें 99 स्कूल जीरो इनरोलमेंट वाले हैं तथा 466 ऐसे स्कूल हैं जिसमें छात्रों की संख्या 6 से कम है। और ये कैबिनेट में फैसला हुआ था, लेकिन बड़ी बात है कि निदेशालय ने इन तमाम स्कूलों की सूची तैयार कर सचिवालय को भेज दी है। इन सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। 466 स्कूल जिनके बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, इसके लिए ये तय किया गया कि किन स्कूलों के बच्चों को किन समीपवर्ती स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, वहाँ पर टोटल इनरोलमेंट कितनी हो जाएगी, वहाँ पर कितने टीचर्स हैं। ये पूरी तरह से डिप्टी डायरेक्टर को ये आदेश दिए गए थे पहले कि आप इसका लेखा जोखा बनाइए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 856 के आसपास अध्यापक ऐसे हैं जिनको अब नई पोस्टिंग देनी पड़ेगी, यानी कि ऐसे 856 टीचर हैं जिनके एक बार फिर तबादले होंगे। उपनिदेशकों से इसकी बाकायदा स्टेशन के साथ सूची मांगी गई थी, इनके तबादलों को लेकर लिस्ट मांगी गई थी। और इस आधार पर निदेशालय का कहना है कि बंद किए गए स्कूलों के अध्यापकों को हमने कहा है कि समीपवर्ती स्कूलों में एडजस्ट किया जाए, लेकिन इसके लिए 2 बड़ी शर्तें रखी गई हैं। एक्सीलेंसी स्कूल में इन टीचर्स को भेजा जाएगा, और दूसरा, जिन स्कूलों में ज़्यादा छात्रों की संख्या है, ज़्यादा इनरोलमेंट वाले स्कूलों में इन छात्रों को भेजा जाएगा। इसके चलते डिप्टी डायरेक्टर से सूची निदेशालय को आएगी, फिर सरकार को भेजी जाएगी। और माना जा रहा है कि अगले 15-20 दिनों में हिमाचल प्रदेश के इन 856 टीचर्स के एक बार फिर तबादले होंगे, और इन तबादलों के कारण एक बार फिर यहाँ पर थोड़ी सी एजुकेशन डिपार्टमेंट में उथल पुथल जरूर हो सकती है। उधर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के लिए पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करवाने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी है। प्रार्थियों ने हाई कोर्ट के आदेशानुसार उनकी योग्यता पर आधारित पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करवाने की मांग की थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रार्थियों की आपत्तियों को गुणवत्ताहीन ठहराया। प्रार्थियों की आपत्तियां खारिज होने से पोस्ट कोड संख्या 817 के तहत जीओआईटी के 1867 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। और इस पर राज्य चयन आयोग का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में, यानी कि 1-2 दिनों का मतलब है कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, सोम या मंगलवार तक इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लंबी लड़ाई के बाद अब 817 के तमाम कैंडिडेट्स को न्याय मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने लंबी तपस्या की, कड़ा तप किया अपने नियुक्ति पत्र के लिए, अपने परिणाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सचिवालय की गलियों तक लंबा इन्होंने पद यात्रा करने के बाद इन्हें न्याय मिला है, और माना जा रहा है कि सोमवार मंगलवार तक इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उधर ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल के स्टोर में पड़ी लाखों रुपए की कॉपर ऑक्सीजन पाइपें गायब हो गई हैं। इसे लेकर जहां अस्पताल प्रशासन स्टोर इंचार्ज को विभागीय नोटिस देने की तैयारी में, वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इस संबंध में पुलिस को लिखित रूप से शिकायत सौंप दी है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है और कुछ कर्मचारियों से कड़ी पूछताछ भी हो रही है। अस्पताल के स्टोर से अचानक लाखों रुपए का सामान गायब होने की इस बात से अब पूरी तरह से वहां पर
हड़कंप मच गया है। पंचरुखी थाने के तहत एक सरकारी स्कूल में आधी छुट्टी के दौरान छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। एक बाहरी युवक द्वारा स्कूल की सुरक्षा दीवार के साथ 10वीं की छात्रा को पकड़कर जबरदस्ती छेड़खानी शुरू कर दी। स्कूल के बच्चों ने देखा तो उन्होंने स्कूल अध्यापिका को बताया। जब लड़की के बचाव के लिए स्कूल की अध्यापिका आगे आई तो उसे भी वहां पर धक्का मार दिया। उसे धक्का मारने का प्रयास किया गया, लेकिन अध्यापिका ने खुद का बचाव करते हुए किनारे पर हो गई। इस तरह की वारदातें एक बार फिर स्कूलों में होने शुरू हो गई हैं, जिसे लेकर अब लोग काफ़ी निराश हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं और गुस्से में, क्योंकि स्कूल के बीच आकर जिस प्रकार से सामाजिक तत्व आकर बच्चियों से छेड़छाड़ करते हैं और अध्यापकों को धक्का तक मारने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं कि स्कूल में क्या हुआ। उन्होंने जांच रिपोर्ट डायरेक्टर से तलब कर ली है। शिमला जिला के रोडू में पत्नी के सामने ही एक पति ने पब्बर नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने वाले व्यक्ति आकाश निवासी अम्बोटा जिला ऊना हैं। पुलिस के मुताबिक एक दो महीने से उनकी पत्नी शीलू अपने मायके बखोली में रह रही थी। शीलू ने पुलिस को बताया कि बुधवार को उसके पति आकाश का उसे फ़ोन आया और कहा कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद शीलू से मिलने के लिए रोडू आ गई। शीलू ने कहा कि जब वह रोडू पहुंची तो आकाश ने उसे फ़ोन करके कहा कि वह बखरीना पुल के पास खड़ा है, वह उससे मिलने के लिए बखरीना पुल में ही आ जाए। शीलू भी बखरीना पुल पहुंच गई। यहाँ पर आकाश ने शीलू के सामने ही पुल के नीचे छलांग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने शीलू की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और पब्बर नदी में सर्च ऑपरेशन तलाश के लिए शुरू कर दिया। इन दिनों पानी ज़्यादा होने की वजह से अभी नदी में कूदने वाले व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लग पाया, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। चिंता का सबब बना कि आखिर पत्नी के सामने छलांग क्यों लगाई, इसकी वजह क्या है, और जब छलांग लगाई तो लापता को ढूंढने के लिए कई प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। रामपुर के समेज त्रासदी के बाद चल रहे सर्च ऑपरेशन के 9वें दिन आज सुबह सुन्नी के कोल डैम के साथ 2 घरी में 4 शव और नोगली में 1 शव बरामद हुआ। 4 शवों की अभी भी इनकी पहचान नहीं हो पाई है। इनमें 2 पुरुष और 1 शव 14 से 15 साल की किसी लड़की का होने का अनुमान है, जबकि चौथा शव भी बेहद क्षत विक्षत हालत में मिला है। देखने में ये महिला प्रतीत हो रही है। वहीं नोगली में रील बनाने वाली कल्पना का शव भी बरामद हो गया, जो कि अपने 4 साल के बेटे और 7 साल की बेटी के साथ बाढ़ में बह गई थी। कल्पना का शव पोस्टमार्टम के लिए रामपुर अस्पताल भेज दिया गया है। समेत से लेकर सुन्नी के कोल डैम तक कुल 15 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें अभी तक 3 की ही पहचान हो पाई है, जबकि 12 अन्य शवों का कोई पहचान नहीं हो पाई है। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था कि ये पता चल जाए कि यहाँ पर बरामद हुए क्षत विक्षत शव किसके हैं। डीएनए से ये पता चलेगा, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रामपुर के समेज बागी पुल सिंगागाड़ और मंडी की चौहार घाटी में लापता लोगों की तलाश के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगले 3-4 दिन में मानसून एक्टिव रहेगा। इससे आज और कल कुछ एक स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने बिलासपुर, मंडी, सोलन, कुल्लू और सिरमौर के कुछ एक क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। इससे लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं, नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, बड़ा नुकसान हो सकता है। खासकर मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज और कल शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। 13 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।